हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है मीना मलिक और आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी लवर पर स्वागत है। जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था, हमारे पास क्या थे, जो बोर्स पोस्टुलेट हमने डिस्कस किए थे दो। ठीक है, वो हमने किसके साथ डिस्कस किए थे? जब हमने लिमिटेशंस डिस्कस की थी जो हमारी रदरफोर्ड मॉडल की थी। तो उसके बाद अब हमारे पास क्या है, जो बोर के और बाकी हमारे पास पोस्टुलेट रहते हैं, आज हम वो डिस्कस करेंगे। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करना बिल्कुल मत भूलें, जिससे आपको मेरी वीडियोस की हर नई नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो चलिए अब हम अपने पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। तो आज हम पहले हमारा जो फर्स्ट पोस्टुलेट था हम वो डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट पोस्टुलेट हमारा किस चीज़ से रिलेटेड था? वो ये था कि जैसे हमारे जो रदरफोर्ड थे, रदरफोर्ड जो मॉडल था हमारा, उसके अंदर उसकी जो लिमिटेशन थी वो ये थी कि अगर कंटिन्यूसली हमारा जो इलेक्ट्रॉन है, अगर वो रेडिएशन एनर्जी लॉस करता है रेडिएशंस की फॉर्म में, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि वो हमारे न्यूक्लियस में फॉल कर जाएगा। लेकिन उसने इसके बारे में, जबकि ऐसा रियलिटी में होता नहीं, तो ये उसकी लिमिटेशन थी कि वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि हमारा इलेक्ट्रॉन हमारा न्यूक्लियस में फॉल क्यों नहीं होता। फर्स्ट तो लिमिटेशन ये थी। और जो सेकेंड लिमिटेशन हमने देखी थी इसकी, वो ये थी हमारे पास कि अगर हमारी जो हमारा इलेक्ट्रॉन है, अगर वो कंटिन्यूअस अगर रेडिएशंस एमिट करता है, तो हमें जो स्पेक्ट्रा मिलना चाहिए वो कैसा मिलना चाहिए? कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा मिलना चाहिए। मीन्स उसके अंदर हमें लाइंस नहीं बल्कि हमें बैंड्स मिलने चाहिए। ठीक है, तो फिर ये इसको भी वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया। जबकि जब हमने वो सीरीज़ पढ़ी, स्पेक्ट्रल सीरीज़ पढ़ी, एटॉमिक स्पेक्ट्रा पढ़ा, तो उसके अंदर हमने लाइन स्पेक्ट्रा ही पढ़ा। ठीक है, तो वो किसके बेस पे पढ़े थे? हमने रदरफोर्ड के बेस पे पढ़े थे। अब हम अब क्या करेंगे, हम पहले पोस्टुलेट पढ़ेंगे और फिर कुछ मॉडिफिकेशन करेगा जो इसके पोस्टुलेट के अकॉर्डिंग, फिर हम स्पेक्ट्रा दोबारा रिवाइज करेंगे कि उसके अंदर कौन कौन सी सीरीज थी हमारे पास और कौन कौन सी हमें डिस्कस करनी है दोबारा, उसमें क्या मॉडिफाई हुआ। ठीक है, तो अब हम जो फर्स्ट पोस्टुलेट था हमारा वो यही था कि जो ये तो इसने माना कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन है रिवॉल्व करता है। हमें पता है कि जैसे अगर कोई चीज़ चल रही होती है तो टाइम टू टाइम एनर्जी क्या करती है, रिड्यूस करती है, उसमें से एनर्जी निकलती है। ठीक है, कम होती रहती है उसकी एनर्जी। तो यहाँ पे भी क्या इलेक्ट्रॉन की होनी चाहिए थी, लेकिन जो बोर था, उन्होंने क्या किया, यहाँ पे जो मॉडर्न क्वांटम थी उसको इसके अंदर मिक्स कर दिया और बोला कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन होता है, एटम, जब एटम है और एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं जो ऑर्बिट में प्रेजेंट है, वो जो ऑर्बिट होते हैं वो स्टेशनरी ऑर्बिट होते हैं। मीन्स उनमें रोटेट करने के लिए जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको कोई स्पेसिफिक एनर्जी रिलीज करने की या फिर ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जब तक वो उस स्टेशनरी ऑर्बिट में रहेगा तब तक तो वो कोई भी एनर्जी एमिट करेगा ही नहीं। अगर एमिट नहीं करेगा एनर्जी तो उसकी एनर्जी कम नहीं होगी और वो जाके हमारे न्यूक्लियस में फॉल नहीं होगा। ठीक है, ये थी उसकी फर्स्ट पोस्टुलेट जो हमने डिस्कस की थी। और साथ में हमने यहाँ पे इसके जो फॉर्मूलाज थे वो भी डिस्कस किए थे। अब हम चलते हैं जो हमने सेकंड पोस्टुलेट पढ़ी थी। सेकंड पोस्टुलेट के अकॉर्डिंग क्या था कि जो वो स्टेशनरी हमारे ऑर्बिट्स हैं उनका जो एंगुलर मोमेंटम होता है हमारा इंटीग्रल मल्टीपल होता है किसका? 2 पाई एन एच बाय 2 पाई का। ठीक है, मीन्स एन यहाँ इंटीग्रल मल्टीपल को रिप्रेजेंट कर रहा है और जो किसका मल्टीपल है? एच बाय 2 पाई का। तो और एच हमारा यहाँ पे क्या है? प्लैंक कांस्टेंट है, जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिया था अच्छे से। ठीक है, तो अब ये हमारे दो पोस्टुलेट हो गए कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो ऐसे ऑर्बिट्स में एग्जिस्ट करता है जहाँ पे उसको एनर्जी रिलीज करने एमिट करने की कोई ज़रूरत नहीं है रोटेट करने के लिए। ठीक है, मीन्स वो नॉन रेडिएटिंग ऑर्बिट्स में एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ से तो हमें नॉन रेडिएटिंग ऑर्बिट्स या फिर स्टेशनरी ऑर्बिट्स मिले। फिर जो सेकंड मिला, सेकंड के अंदर हमें ये पता लगा कि जो नॉन रेडिएटिंग ऑर्बिट्स हैं उनका भी एक एंगुलर मोमेंटम होता है। जो इलेक्ट्रॉन उसके अंदर रिवॉल्व कर रहे होते हैं उनका एक एंगुलर मोमेंटम होता है स्पेसिफिक। वो एंगुलर मोमेंटम हमारा क्या होता है? इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच बाय 2 पाई होता है, जिसके अंदर एन हमारा यहाँ पे क्वांटम नंबर है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और एच हमारा यहाँ पे क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट है। उसके बाद जो हमारे पास थर्ड पोस्टुलेट आता है यहाँ पे, वो आता है हमारा कि जो एमिशन और अब्जॉर्प्शन होता है एनर्जी का, वो सिर्फ कब पॉसिबल होगा? जब हमारा क्या हो, इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जंप करके जाए। ठीक है, मीन्स क्या है यहाँ पे, इसका मतलब क्या हुआ? जैसे मान लो हमारे पास यहाँ पे हमने मान लिया कि हमारे पास यहाँ 3 ऑर्बिट हैं हमारे पास। ठीक है, हमने ये 3 ऑर्बिट यहाँ पे कंसीडर कर लिए। तो जो फर्स्ट ऑर्बिट में हमारा इलेक्ट्रॉन था वो हमारा जंप करके हमारा कहाँ पे जा सकता है? सेकंड में भी जा सकता है और थर्ड में भी जा सकता है। लेकिन उस टाइम उसको क्या करनी पड़ेगी? एनर्जी गेन करनी पड़ेगी अगर उसे वहाँ पे जाना है।
ठीक है। तो क्या करेगा, जो हमारा इलेक्ट्रॉन है, जो हमारे इलेक्ट्रॉन है नॉन रेडिएटिंग ऑर्बिटल्स में जो पहले प्रेजेंट हैं, वो दूसरे ऑर्बिट्स में जंप कर सकता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एमिशन करके भी और एब्जॉर्ब करके भी एनर्जी को, ठीक है। और एमिट कब करेगा और एब्जॉर्ब कब करेगा, जब क्या है हमारा जो इलेक्ट्रॉन है इनर ऑर्बिट से आउटर ऑर्बिट में जाएगा तब वो एब्जॉर्ब करेगा, और जब वो एमिट कब करेगा, जब वो वापस रिटर्न होके आएगा। मीन्स जैसे अब यहाँ से इस इनर ऑर्बिट में से अगर वो आउटर ऑर्बिट में गया हमारा इलेक्ट्रॉन, तो वो क्या करेगा, इसमें जाते टाइम उसको कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी जिससे वो आगे जंप कर सकता है। अब अगर हम जैसे मान लो यहाँ पे है कोई इंसान, ठीक है, वो यहाँ पे 2 फुट की हाइट पे है, ठीक है, फिर अगर वो 3 फुट की हाइट पे जाना चाहता है तो उसको वहाँ पे क्या करना पड़ेगा, या तो वहाँ पे सीढ़ियाँ लगी होंगी, ठीक है, तो सीढ़ियों को ट्रैवल करके जाएगा, तो उसमें भी उसका कुछ ना कुछ वर्क डन करेगा तो कुछ एनर्जी लगी उसकी वहाँ पे, ठीक है। ऐसा ही काम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का है कि अगर इलेक्ट्रॉन्स को एक जो इनर ऑर्बिट है उसमें से अगर आउटर ऑर्बिट में जाना है तो वहाँ पे उसको एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है, उसको वो एनर्जी ऑब्जॉर्व करेगा। और जब वो क्या करेगा, हमारा जैसे मान लो आउटर मोस्ट में पहले प्रेजेंट है, अगर वो हमारा इसमें सेकंड ऑर्बिट में आएगा तब हमारे पास जो एनर्जी आएंगी वो अलग वेवलेंथ की रिड्यूस हो निकलेंगी यहाँ से, ठीक है। और अगर वो फर्स्ट से सीधा हमारा यहाँ पे जाएगा, थर्ड से हमारा फर्स्ट में जाएगा, तब हमें जो रेडिएशंस एमिट होंगी यहाँ पे उनकी जो वेवलेंथ होगी वो अलग होगी, ठीक है। तो मीन्स जो यहाँ पे हमारा क्लैरिफाई पोस्टुलेट है क्या यहाँ पे, वो ये है कि जब हमारा इलेक्ट्रॉन जो होता है जो हमारे नॉन रेडिएटिंग ऑर्बिट में प्रेजेंट होता है, जब वो उसी ऑर्बिट में, जिस ऑर्बिट का वो है इलेक्ट्रॉन, अगर उसी ऑर्बिट में है तो वो इजीली रिवॉल्व कर सकता है बिना किसी एनर्जी लॉस के, ठीक है, और वहाँ पे उसको एनर्जी एमिट भी करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो एनर्जी एमिट करेगा और एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा वो सिर्फ एक केस हो सकता है, वो क्या करे, हमारे इनर ऑर्बिट से आउटर ऑर्बिट में जंप करके जाए या फिर आउटर ऑर्बिट से वापस इनर ऑर्बिट में जंप करके आए, ठीक है। ये बोला था हमारे जो थर्ड जो हमारा पोस्टुलेट था उसके अंदर। तो आई होप कि आपको ये तीनों जो हमारे पोस्टुलेट हैं ये अच्छे से आपको क्लियर होंगे। फर्स्ट हमारा स्टेशनरी ऑर्बिट वाला था, सेकंड हमारा यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम वाला, और थर्ड है जो हमारा वो था हमारा एमिशन और एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी बाय जंपिंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन ऑर्बिट टू अनदर ऑर्बिट। ओके, अब हम चलते, तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे अब इस की जो एनर्जी है फर्स्ट ऑर्बिट की हमने कंसीडर कर ली E1 है, सेकंड की हमने मान लिया E2 है, कुछ स्पेसिफिक एनर्जी होगी इनकी, ठीक है, और जो हमें पता है डिस्क्रीट में होंगी, तो मीन्स कंटिन्यूटी तो हो नहीं सकती, ये तो है नहीं, अगर इसकी 5 है तो इसकी 4 होगी, इसकी 3 होगी, नहीं, हमारे पास क्या है, कंटिन्यूटी नहीं है, हमारे पास तो डिस्क्रीट वैल्यूज़ है। मे बी अगर इसकी 4 है तो इसकी क्या पता 3.5 हो, ठीक है। और कम हम जैसे जैसे बाहर जाते हैं तो हमारी एनर्जी क्या होती है, कम होती रहती है। क्यों कम होती है, क्योंकि न्यूक्लियस की जो अट्रैक्शन है सबसे ज़्यादा किसके साथ है, यहाँ पे न्यूक्लियस की अट्रैक्शन जो इनर ऑर्बिट होता है उसके अंदर ज़्यादा होती है। जैसे जैसे हम आउटर ऑर्बिट्स की बात करते हैं तो वहाँ पे इनके बीच में इंट्रैक्शन कम होती है, इंट्रैक्शन कम है तो इनको यहाँ से ब्रेक करने में, यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिमूव करने में हमें कम एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए यहाँ पे एनर्जी जो होती है हमारी आउटर मोस्ट की जो ऑर्बिट्स की वो क्या होती है, डिक्रीज होती रहती है। अगर ये हमारी 4 है तो ये हमारी 3.7 भी हो सकती है, और 3.2 भी हो सकती है, 3.9 भी हो सकती है, और उसमें भी सीधा ये जाके 1 पॉइंट समथिंग कुछ भी हो जाए, ठीक है। तो ये है कि ये हमारी कंटिन्यूट है, तो ये क्या है, हमारी डिस्क्रीट एनर्जी है, ठीक है। फिर उसके बाद है जो हमारा यहाँ पे हमने ये कंसीडर कर लिया कि इसकी एनर्जी ये है हमारी, तो जो एनर्जी ये कंसीव अब्जॉर्ब या फिर एमिट करेगा तो वो एनर्जी कौन सी होगी, ठीक है। वो एनर्जी हम कैसे निकाल सकते हैं, जो हमारे दोनों ये ऑर्बिट है, स्टेशनरी ऑर्बिट, इनर स्टेशनरी ऑर्बिट और आउटर स्टेशनरी ऑर्बिट, इन दोनों को हम माइनस करके यहाँ से टोटल एनर्जी निकाल सकते हैं, जिस एनर्जी को लेके हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो जंप करेगा किसमें, आउटर में, ठीक है। अगर हम आउटर की बात कर रहे हैं यहाँ पे कि हमारा इनर से आउटर में जंप करके जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, जैसे मान लो हमने इसकी E2 माननी है ना एनर्जी, इसकी E3 माननी है, तो हम क्या करेंगे, E3 माइनस E2 इज इक्वल टू हमारा किसके आएगा, H म्यू के। H क्या है, प्लैंक कॉन्स्टेंट, म्यू क्या है यहाँ पे फ्रीक्वेंसी। और तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगी, जो ये एनर्जी है, ये एनर्जी उस एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रही है जो एब्जॉर्ब करके हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो सेकेंड ऑर्बिट से हमारे आउटर थर्ड ऑर्बिट में चला गया, ठीक है।
अब उसके बाद है हमारे पास इसी के अंदर है जो थर्ड पोस्टुलेट है, उसके बाद है इसके अंदर हम कैलकुलेट कर सकते हैं जो रेडियई है हमारी बोर स्टेशनरी ऑर्बिट की, वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, और फिर हम वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे, और फिर उसके बाद हम फ्रीक्वेंसी सोल्व करेंगे, और आफ्टर दैट टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बोर स्टेशनरी ऑर्बिट वो कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो जो लास्ट में हमने फर्स्ट और सेकंड पोस्टुलेट में जो हमने फॉर्मूलेज पढ़े थे उसके अंदर हमने क्या देखा था, जो हमारा इलेक्ट्रॉन होता है वो सर्कुलर मोशन में किसकी हेल्प से मूव करता है, मीन्स हमारा जो न्यूक्लियस है उसके चारों तरफ किसकी हेल्प से मूव करता है, वो वहाँ पे हमारे पास कौन सी फोर्स होती है, सेंट्रीपिटल फोर्स होती है। और वो सेंट्रीपिटल फोर्स किसकी वजह से होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से होती है, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमें पता है चार्ज की वजह से प्रोड्यूस होती है, और हमें पता है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और जो हमारा न्यूक्लियस है उसके ऊपर हमारा पॉजिटिव चार्ज है। तो इसकी वजह से हमारे पास दो फोर्स आई थी यहाँ पे, एक थी हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और एक थी हमारी सेंट्रीपिटल फोर्स। तो जब हमने इन दोनों फोर्स को इक्वल पुट किया तो वहाँ से हम क्या कर सकते थे, हमारी एनर्जी भी कैलकुलेट कर सकते थे और आर की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते थे, रेडियस ऑफ ऑर्बिट। ठीक है, अगर हम वहाँ से रेडियस ऑफ ऑर्बिट कैलकुलेट कर लेते हैं तो वहाँ से क्या निकलता है, वहाँ से कंक्लूजन, अगर हमारे पास रेडियस है तो हम वहाँ से जो एरिया कवर किया जाता है हमारे इलेक्ट्रॉन का वो कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, और फिर हमने ये पढ़ लिया हमारा जो सेकंड पोस्टुलेट में हमने डिस्कस किया था, जो हमारा एंगुलर मोमेंटम होता है जिसको हम MVR से रिप्रेजेंट करते हैं वो NH2π होता है। तो दो फॉर्मूले हमने यहाँ से डिस्कस किए थे, एक इन दोनों फोर्स को इक्वेट करके, और एक ही फॉर्मूला था हमारा जो हम एंगुलर मोमेंटम है उसको हमने इक्वल पुट किया था इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π के। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे जो हमारे थर्ड जो हमारा पोस्टुलेट है उसके अंदर हमारे पास जो फॉर्मूला है, एक फॉर्मूला तो हमने ये डिस्कस कर लिया। ठीक है, तो जो हमारा सेकंड फॉर्मूला यहाँ पे आया है वो कहाँ से आएगा, वो हम यूज़ करेंगे यहाँ पे जो हमारा सेकंड पोस्टुलेट से आया था। सेकंड पोस्टुलेट से क्या आया था, MVR = NH/2π आया था। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से वेलोसिटी कैलकुलेट कर लेंगे। यहाँ वेलोसिटी क्या, v क्या है, वेलोसिटी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से वेलोसिटी की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। अगर इस यहाँ से हम वेलोसिटी को की वैल्यू को कैलकुलेट करें तो हमारे पास क्या आएगा, NH/2π। ये m इधर मल्टीप्लाई में, r भी मल्टीप्लाई में, उधर जाके क्या होगा, डिवाइड में चला जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, ये फॉर्मूला आ गया हमारे पास वेलोसिटी का, जिसको हम लिख सकते हैं NH/2πmr। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे हमें करना क्या है, इसके अंदर जो हमारे पास फर्स्ट पोस्टुलेट था, फर्स्ट पोस्टुलेट में हमने दोनों जो फोर्स थी हमारी, फोर्स ऑफ सेंट्रीपिटल और इलेक्ट्रोस्टैटिक, उनको इक्वेट किया था। जो हमारी सेंट्रीपिटल फोर्स थी वो थी MV²/r, और जो हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आई थी वहाँ पे वो आई थी हमारी KZE²/r²। ठीक है, अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी तो आप मेरी वो वीडियो जाके देख सकते हो, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरी प्लेलिस्ट का आपको लिंक मिल जाएगा। मैंने वहाँ पे लिखा हुआ है कि 12th क्लास की प्लेलिस्ट एटम एंड न्यूक्लियाई की, तो आप वहाँ से डायरेक्ट इसको विजिट कर सकते हो। ठीक है, फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, MV², ये जो हमारा फॉर्मूला था जो हमारा फर्स्ट पोस्टुलेट से आया था। ठीक है, और ये था जो हमारा ये सेकंड पोस्टुलेट से था। तो यहाँ से हमने वेलोसिटी की वैल्यू निकाल ली, और जो ये वेलोसिटी की वैल्यू आई है इसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है, यहाँ सब्स्टिट्यूट करने के बाद, यहाँ पे रखने के बाद ये वैल्यू, तो हमने यहाँ पे रख दिया NH/2πmr का होल स्क्वायर होएगा, क्योंकि यहाँ तो v का स्क्वायर है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे वैल्यू रख दी। यहाँ ये वैल्यू रखने के बाद और डिवाइड में हमारे पास एक r ऑलरेडी भी प्रेजेंट था, ऐसे ही यहाँ पे KZE²/r²। तो अब हमारे पास ये फॉर्मूला, यहाँ से ये इक्वेशन बन गई हमारे पास। हमें निकालना क्या है, यहाँ से r की वैल्यू। तो r की वैल्यू हमारी, हम क्या करेंगे, इसको ओवरऑल सोल्व करके हम, क्योंकि हमें रेडियई निकालनी है ना यहाँ पे। ठीक है, रेडियई मीन्स रेडियस, जिसको हम त्रिज्या बोलते हैं, हमें वो निकालनी है यहाँ पे। तो अब हम क्या करेंगे, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है। अब हमें ये जितनी r यहाँ पे हैं इन सभी को कलेक्ट कर लेंगे, और कलेक्ट करने के बाद जब इसको हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास रेडियस कैलकुलेट हो जाएगी। तो पहले हम इसको ओपन कर लेते हैं स्क्वायर को। तो यहाँ से आएगा MN² H² 2π का होल स्क्वायर M² R², और बाय में r एक और था वो भी मल्टीप्लाई में आ जाएगा इसके साथ, क्योंकि हमें पता अगर हम 3/4 के बाय में अगर कोई चीज़ 5 लेके आएँ तो वो क्या करेगा, जो वो अगर हम 3/4 के बाय में 5 लेके आएँ तो वो क्या करेगा, जो वो 5 है ऊपर ये इसके साथ मल्टीप्लाई में आ जाता है। ठीक है, ऐसे अगर एक और टर्म होती तो फिर हमारे पास जो 4th टर्म थी फर्स्ट के पास चली जाती है, और जो 5 लिख रखा है हमने, थर्ड टर्म है जो हमारी, ये 4 के साथ मल्टीप्लाई में चली जाती। ठीक है, अब हम इसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे,
ये हमने क्या किया, इसका स्क्वायर ओपन कर दिया। अब स्क्वायर ओपन करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से जो हमारी आर है जो जहाँ से कैंसिल आउट होती है वो कैंसिल आउट कर देंगे। जो मटेरियल कैंसिल आउट होगा कैंसिल आउट कर देंगे, अदरवाइज उसको ऑर्गेनाइज कर लेंगे। अब ये आर है, आर स्क्वायर उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, ये यहाँ पे डिवाइड में है तो ये आर के स्क्वायर के साथ है, यहाँ पे आर स्क्वायर कैंसिल हो सकता है हमारा। अब हमारा यहाँ सिर्फ एक आर बच गया हमारे पास, और आर की वैल्यू हमें निकालनी है रेडियस की, तो हम इस आर को उस साइड भेज देंगे। और जो ये मटेरियल है हमारे पास, जो ये क्वांटिटी है, ठीक है, इसको हम इधर डिवाइड में ले आएंगे। तो हमारे पास क्या बनेगा, एम एन स्क्वेयर एच स्क्वेयर बाय 4 पाई स्क्वेयर एम स्क्वेयर, यहाँ पे एम स्क्वेयर है ना हमारे पास, और इधर से ये आ जाएगा के जेड ई स्क्वेयर। ठीक है, अब यहाँ पे जो कैंसिल होता हो वो कैंसिल कर सकते हैं हम। जैसे यहाँ पे हमारा एक m कैंसिल हो जाएगा, जिसको हम मास को हम m से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे आएगा n स्क्वेयर एच स्क्वेयर 4 पाई स्क्वेयर m के ई स्क्वेयर। ठीक है, और साथ में यहाँ पे z की वैल्यू भी थी। अगर हम हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं हम, तो यहाँ पे क्योंकि हमें पता है कि जो बोर्स का जो हम ये बोर्स पोस्टुलेशन पढ़ रहे हैं, ये हाइड्रोजन एटम के लिए पढ़ रहे हैं, और हाइड्रोजन एटम के लिए हमें पता है कि z की वैल्यू क्या होती है, 1। तो यहाँ पे अगर 1 लिखेंगे तो 1 तो हमारा किसी से मल्टीप्लाई करवाओ तो वही चीज़ आ जाती है। जैसे 5 से 1 की मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 5 ही आएगा, तो यहाँ पे ये आ गया। ठीक है, तो ये हमारी आ गई रेडियस ऑफ द ऑर्बिट। ठीक है, रेडियस ऑफ बोर्स स्टेशनरी ऑर्बिट। जो ऑर्बिट्स बोर ने कंसीडर किए उनकी अगर हमें रेडियस निकालनी है तो हम क्या करेंगे, एन स्क्वेयर एच स्क्वेयर, जहाँ पे एन हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है 1 2 3 4, एच हमारा यहाँ पे क्या प्लैंक कांस्टेंट है, 4 पाई स्क्वेयर हमारा कांस्टेंट है, एम हमारा मास है, यहाँ पे मास पुट कर देंगे हम। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का। और यहाँ पे हमारी जो ये के की वैल्यू है, के हमें पता है, यहाँ पे हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट होता है, जिसको हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी लिख सकते हैं, और 9 × 10⁻⁹ भी लिख सकते हैं। वो वैल्यू पुट कर देंगे। ई की वैल्यू भी कांस्टेंट है, वो भी हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं, और ऐसे करके हम जो ऑर्बिट है उसकी वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर अब हम इसमें कैलकुलेट सारी वैल्यूज़ अगर हम इसमें पुट कर देते हैं तो हमारे पास क्या आएगी, यहाँ पे जो हमारी रेडियस है वो देख लेते हैं हम। और आपको यहाँ से क्या, ये भी कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट। तो सिर्फ हमारा वेरी क्या करेगा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जो अगर फर्स्ट ऑर्बिट के लिए 1 होगा, सेकंड ऑर्बिट के लिए 2 होगा, थर्ड ऑर्बिट के लिए 3 होगा। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे ही यहाँ वैल्यू पुट करते रहेंगे। अगर फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस निकालनी है तो 1 रखेंगे यहाँ पे। ठीक है, 2 की निकालनी है तो 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 टाइम हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब इस टर्म का 4 टाइम हो जाएगा वो, और 3 रखेंगे तो 9 टाइम। तो इसका मतलब जो हमारी यहाँ से रेडियस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एन के स्क्वायर के। यहाँ से कंक्लूजन क्या निकाला कि जो हमारी रेडियस है, रेडियस ऑफ बोर्स ऑर्बिट स्टेशनरी ऑर्बिट, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके आई है, एन स्क्वायर के आई है। ठीक है, मीन्स हमारे पास जो ऑर्बिट्स की जो रेशो होगी रेडियस की वो कैसे आएगी, अगर हम 1 रखते हैं तो यहाँ पे 1 × ये सारी टर्म आ जाएगी हमारे पास। अगर हम यहाँ पे 2 रखते हैं तो, अगर हम रेशो निकाल रहे हैं, रेशो के लिए तो 2 पॉइंट लगाते हैं ना, अगर हम यहाँ पे 2 रखते हैं तो 2 का स्क्वायर 4, और ये पूरी टर्म को हम मान लो यहाँ पे के पुट कर रहे हैं। फिर अगर हम यहाँ पे 3 पुट करते हैं तो यहाँ पे 9 के, और के यहाँ पे कांस्टेंट है, के कैंसिल हो जाता है जब रेशो लेते हैं, डिवाइड करते हैं कॉमन लेके। तो यहाँ पे हमारे पास क्या रेशो आएगी, 1:4:9। ठीक है, ये हमारे पास किसकी रेशो आती है, यहाँ पे रेडियस ऑफ स्टेशनरी ऑर्बिट्स। ठीक है, और जो हमारे पास जो स्टेशनरी ऑर्बिट होते हैं ये इक्वली स्पेस्ड नहीं होते हैं, मीन्स इनके बीच की डिस्टेंस भी इक्वल नहीं होती। जैसे अगर आप यहाँ पे देखो तो पहले ऑर्बिट अगर न्यूक्लियस से 1 सेंटीमीटर पे है ना, तो दूसरा ऑर्बिट वहाँ पे 3 सेंटीमीटर पे है। ये नहीं है कि अगर ये 1 सेंटीमीटर पे है तो अगला भी 1 सेंटीमीटर पे है। ठीक है, तो यहाँ से क्या कंक्लूजन निकाला हमने, जो स्टेशनरी ऑर्बिट्स होते हैं वो हमारे क्या नहीं होते, इक्वली स्पेस्ड नहीं होते, उनके बीच में गैप कहीं कम कहीं ज़्यादा। जैसे कि आप यहाँ पे जो मैंने ये बनाया इसमें भी देख सकते हो, फर्स्ट वाले में यहाँ पे गैप कम था, फर्स्ट वाले में यहाँ से गैप कम था, सेकंड वाले में थोड़े से ज़्यादा हो गया, और थर्ड में और भी ज़्यादा हो गया। सेम वही काम यहाँ पे हमारी रेशो रिप्रेजेंट कर रही है हमें। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो वैल्यूज़ हैं हमारी एच, पाई, एम, के, ई, इन सब की वैल्यू पुट करके हम कोशिश करते हैं कि हमारे हाइड्रोजन के केस में अगर हम क्या करें, फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस निकालें तो उसका साइज़ क्या आएगा। अब हम वो कैलकुलेट करते हैं यहाँ से। तो हमारा फॉर्मूला क्या आया, यहाँ से हमारे पास फॉर्मूला आया है R = n स्क्वेयर h स्क्वेयर बाय 4 पाई स्क्वेयर m के ई स्क्वेयर। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम वैल्यूज़ पुट करेंगे। जैसे हमारा यहाँ पे z भी था, हमने z को 1 पुट कर दिया,
n की वैल्यू भी हमारे पास क्या होगी, क्योंकि हमें पता है हाइड्रोजन के अंदर तो एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन तो फर्स्ट ऑर्बिट में ही प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे n हम कौन से ऑर्बिट के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, फर्स्ट ऑर्बिट के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, फर्स्ट ऑर्बिट की रेडिएशन रेडियई। ठीक है, तो हम इसको r1 का नाम दे देते हैं। तो हमारी r1 यहाँ से क्या आएगी, n की वैल्यू भी 1 हो गई, 1 का स्क्वायर। h की वैल्यू जैसे कि हमें पता है प्लैंक कांस्टेंट है, और प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल पर सेकंड। ठीक है, ये हमारी किसकी, प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू होती है, जूल सेकंड होती है। ठीक है, जूल पर सेकंड होती है, ये जूल पर सेकंड नहीं, जूल सेकंड होती है, क्योंकि हमें पता है ना जैसे एनर्जी हमारी h म्यू के इक्वल होती है। ठीक है, फर्स्ट ऑर्बिट के लिए, तो अगर हम यहाँ से h की यूनिट निकालें, एनर्जी को हम जूल में मेजर करेंगे, और जो हमारी फ्रीक्वेंसी होती है वो पर सेकंड होती है, पर सेकंड वो करते हैं। ठीक है, तो ये पर सेकंड यहाँ पे तो डिवाइड में है, लेकिन उधर जाके तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो हमें मिलेगा जूल सेकंड। ये हमारी h जो हमारा प्लैंक कांस्टेंट है उसके लिए हमें क्या मिलेगी, यूनिट मिलेगी, तो ये जूल सेकंड होती है। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे उसके बाद जो वैल्यूज़ हैं पुट करने के लिए, पाई को हम यहाँ 3.14 भी रख सकते हैं और 22/7 भी रख सकते हैं। m हमारा यहाँ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जो हमें पता है कि जो हमारा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम होता है। k की वैल्यू हमें पता थी, या तो हम 1/4 एप्सिलॉन नोट करके एप्सिलॉन नोट की वैल्यू पुट करें, 4 को सोल्व करें, या फिर डायरेक्ट हम k की वैल्यू पुट कर दें, जो कितनी है 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वेयर पर कूलम स्क्वेयर। ठीक है, और ये हमने लास्ट वीडियो में कैलकुलेट भी की थी जब हमने कूलम्स लॉ डिस्कस किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वो भी आप जाके विजिट कर सकते हो। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, ये तो था हमारा ये तो हमारी वैल्यूज़ थी जो हमें यहाँ पे पुट करनी है। अब हमारे पास एक चार्ज होता है जो इसको ई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो 1.6 इंटू 10⁻⁻ यहाँ पे -19 कूलम होता है। ठीक है, अब ये वैल्यू भी यहाँ पे पुट करनी है। जब हम क्या करेंगे, बाकी सारी टर्म इस n स्क्वेयर को छोड़ के, ठीक है, अगर हम r इज इक्वल टू n स्क्वेयर, तो हमारा वेरी कर रहा है, जैसे अगर हम यहाँ तो हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, अगर हम कार्बन के लिए निकालें या फिर किसी और के लिए निकालें, ठीक है, तो हमारी n तो वैल्यू वेरी करेगी ना वहाँ पे। ठीक है, तो ये मीन्स फर्स्ट ऑर्बिट के लिए, सेकंड ऑर्बिट के लिए, थर्ड ऑर्बिट के लिए, उन पर डिपेंड करता है वो, तो हम कौन से ऑर्बिट की निकाल रहे हैं यहाँ रेडियई। तो अब अगर हम इस पूरी जो टर्म है हमारी, इस क्वांटिटी को अगर हम सोल्व करें यहाँ पे, ठीक है, और जेड को भी जेड ही रहने दें अभी, तो इसको पूरे को जब हम सोल्व करेंगे, तो पूरे को सोल्व करने के बाद हमारे पास जो टर्म आती है वो टर्म हमारी बनती है यहाँ पे 5.29 इंटू 10⁻⁻11 मीटर। ठीक है, ये सोल्व करने के बाद आती है ये सारी टर्म। अब हमारे पास क्या है, अब हम क्या करेंगे, अगर जिस भी एटम की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे उसका एटॉमिक नंबर लिख देंगे, और जिस ऑर्बिट की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे नंबर ऑफ ऑर्बिट लिख देंगे। जैसे मान लो कार्बन की बात कर रहे हैं तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, तो वहाँ पे 6 पुट करेंगे। ऑर्बिट फर्स्ट की बात कर रहे हैं, सेकेंड की बात कर रहे हैं, या फिर थर्ड की बात कर रहे हैं, तो वो भी हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे वैल्यूज़। ठीक है, तो ऐसे करके हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं हमारी आर की वैल्यू। अगर हम अब बात कर रहे हैं जैसे हाइड्रोजन की, तो हमारी जेड की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 1 है, तो यहाँ 1 वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, आर इज इक्वल टू n स्क्वेयर 1 भी, ये डिवाइड में लिखो ना लिखो कोई फ़र्क ही नहीं है। तो ठीक है, अब 29 इंटू 10⁻⁻11 मीटर। अब हमारे n की वैल्यू भी हमें पता है कि यहाँ पे हम फर्स्ट ऑर्बिट के लिए निकाल रहे हैं, तो हम n की वैल्यू भी 1 रख देते हैं, तो हमारे पास 5.29 इंटू 10⁻⁻11 मीटर आएगी। ठीक है, तो रेडियस जो है हमारी फर्स्ट ऑर्बिट की वो कितनी है, वो ये है। अगर हम इसको, अब तो ये मीटर में है, अगर हम ये पावर ना रिप्रेजेंट करनी हो तो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। अब हमें पता है कि यहाँ पे 10⁻⁻11 का तो हमें पता नहीं क्या होता है, लेकिन 10⁻⁻10 का पता है हमें, और यहाँ पे 10⁻⁻1 अलग से कर देते हैं। ठीक है, 10⁻11 है, 10⁻10, 10⁻1, तो जो बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी, -11 हो जाएगा दोबारा फिर। तो हम क्या करेंगे, इसको एंगस्ट्रॉम पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या आया यहाँ से, अगर देखा जाए तो 5.29 इंटू यहाँ पे एंगस्ट्रॉम 10⁻⁻1 ये वाला लिख दिया, और ये इसका नाम का लिख दिया हमने एंगस्ट्रॉम। ठीक है, ये एंगस्ट्रॉम भी क्या होती है, एंगस्ट्रॉम भी एक वो हम जो यूज़ करते हैं यूनिट है, ये मेजर करने के लिए स्मॉल डिस्टेंसेस को, स्पेशली जो हमारी न्यूक्लियस और
न्यूक्लियस का साइज और जो हमारे एटम का साइज होता है, जैसे अब हम ऑर्बिट की बात कर रहे हैं, ऑर्बिट भी एटम के अंदर ही एग्जिस्ट करते हैं ना, तो इसलिए हम एंगस्ट्रॉम यूज़ करते हैं वहाँ पे, ठीक है। और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, जो ये हमारा 10⁻⁻1 है, इसको हम डिवाइड में लेके आ सकते हैं। 5.29 इंटू 10⁻⁻1 है, तो ये 10⁻1 हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और 10⁻1 तो 10 के इक्वल ही होएगा, और यहाँ से एंगस्ट्रॉम, तो ये एक पॉइंट एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा यहाँ पे, 0.529 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तो ये हमारी क्या है, रेडियई है, अगर हम एंगस्ट्रॉम की फॉर्म में रिप्रेजेंट करें, ठीक है। तो ये था हमारा रेडियई का कंसेप्ट, जो हमने थर्ड पोस्टुलेट को यूटिलाइज करते हुए कैलकुलेट किया, जिसके अंदर हमने साथ में फर्स्ट पोस्टुलेट भी यूज़ किया और सेकंड पोस्टुलेट भी यूज़ किया बोर मॉडल का, ठीक है, बोर ऑफ हाइड्रोजन मॉडल। तो अब हम कैलकुलेट क्या करेंगे यहाँ पे, अब हमें कैलकुलेट करनी है यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन इन बोर्स स्टेशनरी ऑर्बिट। तो अब वो देखते हैं हम, अब वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखें। तो अब हम वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे हमारे इलेक्ट्रॉन की, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन स्टेशनरी ऑर्बिट, ये हमारा सेकंड पॉइंट है थर्ड पोस्टुलेट का, ठीक है। तो अब इसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, अब हमें पता है कि फर्स्ट पोस्टुलेट में हमने क्या पढ़ा था कि जो हमारी mv²/r है वो इक्वल थी किसके, kZe²/r के। यहाँ पे r है, इधर r² है, तो हम ये r से r कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि ये उधर उधर जाएगा, मल्टीप्लाई में होएगा, तो यहाँ पे r डिवाइड में आ गया। अगर हम यहाँ से r की वैल्यू निकालें तो हमारी r की वैल्यू क्या आती है, यहाँ से हमारी r की वैल्यू आएगी, ये r इधर मल्टीप्लाई में और ये mv² डिवाइड में आएगा, तो यहाँ से kZe² में mv² आएगा, ठीक है। तो ये बनेगी हमारे पास r की वैल्यू फर्स्ट जो हमारी पोस्टुलेट है उसको यूटिलाइज करके। लास्ट टाइम भी हमने ये कैलकुलेट की थी, ठीक है, जब हमने ये इसमें कैलकुलेट किया था, तो यहाँ से हमने किसकी वैल्यू कैलकुलेट की थी, यहाँ पे वैल्यू हमने जो v की वैल्यू है वो सेकंड से कैलकुलेट करके सेकंड पोस्टुलेट लगा के और उसको फर्स्ट के पोस्टुलेट में पुट किया था, फिर हमें वहाँ से रेडियई मिली थी। लेकिन अब यहाँ से हमने क्या किया, फर्स्ट पोस्टुलेट है जो, उसी में से हमने रेडियस की वैल्यू निकाल ली, और जो हमारा सेकंड पोस्टुलेट है वो भी हमारा mvr = nh/2π है, ठीक है। अगर हम यहाँ से भी क्या करें, हमारी जो r की वैल्यू है उसको कैलकुलेट कर लें, तो क्या आएगी हमारे पास r की वैल्यू, यहाँ से r = nh/2π mv। तब हमने उसमें से वेलोसिटी की निकाल ली थी और उठा के यहाँ पे पुट की थी। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से भी आर की निकाल रहे हैं और यहाँ से भी आर की निकाल रहे हैं। अब यहाँ से भी आर की आ गई और यहाँ से भी आर की आ गई। अब क्या करेंगे, दोनों रेडियस क्या होंगी, इक्वल होंगी, तो दोनों को इक्वल पुट कर देते हैं यहाँ पे। तो अगर दोनों रेडियस ही हैं तो इक्वल होंगी, तो यहाँ पे kZe² भी इसके इक्वल ही आएगा। अगर ये इक्वल है तो अब हम इसको क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। तो सोल्व करने के लिए अब जो टर्म्स हमारी यहाँ पे कैंसिल आउट होती हों वो कैंसिल आउट कर देंगे। हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो v की टर्म्स हैं उनको एक साइड कोलेक्ट कर लेंगे। हम v को इधर ले आते हैं इसको, तो यहाँ पे v² आ गया, ठीक है, और ये NH ऑलरेडी था और बाय में 2πm भी था, और ये v थी जो हमने ये यहाँ पे रख दी, ठीक है। और यहाँ पे क्या बच गया हमारे पास, kZe²/m। अब v के साथ एक v तो हमारी यहाँ से कैंसिल होगी, और जो ये टर्म है, जो ऊपर वाली टर्म है मल्टीप्लाई में है, उधर जाके डिवाइड में होएगी, और ये डिवाइड में है तो ऊपर जाके मल्टीप्लाई में। तो हमारे पास जो v है वो अकेला किसके इक्वल बचेगा, यहाँ पे ये v तो कैंसिल हो गया। अब ये बचेगा हमारा kZe²/m, और ये 2πm ऊपर मल्टीप्लाई में, और जो NH है ये नीचे डिवाइड में, m से m यहाँ पे कैंसिल। अब हमारे पास kZe² NH kZe² 2π/NH बचेगा, ठीक है। ये हमारी क्या आ गई, वेलोसिटी ऑफ जो हमारे इलेक्ट्रॉन है उसकी आ गई, ठीक है। तो अब हमारे पास जो वेलोसिटी आई वो क्या आई, 2πke²/NH, और z यहाँ पे 1 पुट कर सकते हैं अगर हम हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कैसे, अगर हम लिखना चाहें तो 2, क्योंकि कॉन्स्टेंट टर्म पहले रखते हैं ना, 2πke²/NH, ये किसके लिए, हमारे हाइड्रोजन के लिए, क्योंकि वहाँ पे हाइड्रोजन में क्या हो जाता है, यहाँ पे जो हमारी z की वैल्यू है वो 1 हो जाती है, ठीक है। तो ये उसके लिए था, ये था हमारा जो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बोर स्टेशनरी ऑर्बिट। तो सिमिलरली अगर हम, जैसे हमने वहाँ पे वैल्यूज़ पुट कर दी थी, हमारे पास जो रेडियस की का जो फॉर्मूला हमारे पास आया था वो क्या आया था, यहाँ पे n²h²/4π²m/ke², ये आया था। और हमारा जो वेलोसिटी का फॉर्मूला आया अब वो क्या आया हमारा, 2πke², ठीक है, और बाय में NH।
तो अगर यहाँ से कंपेयर किया जाए तो इसके अंदर स्क्वायर में है सारी टर्म्स ज़्यादातर, ठीक है, जैसे के ई स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे जो चीज़ यहाँ पे डिवाइड में है वो इसमें ऊपर मल्टीप्लाई में है, और जो यहाँ पे मल्टीप्लाई में वो चीज़ नीचे डिवाइड में आई हुई है, ठीक है। बस फर्क क्या है, यहाँ पे स्क्वायर की फॉर्म में है मोस्टली चीज़ें, 2 पाई भी यहाँ पे स्क्वायर की फॉर्म में है, NH भी स्क्वायर की फॉर्म में, और ये सिमिलरली सेम है। ये याद करने की ट्रिक है, अगर कंपेयर करके याद कर सकते हो तो कर लेना है यहाँ पे, ठीक है। अब उसके बाद मैं क्या कह रही थी, अगर यहाँ पे हम क्या करें, यहाँ पे NH की हमने क्या किया था, अगर हम ये पूरी जो टर्म थी इसकी वैल्यू सोल्व कर देते हैं, इसकी सभी की वैल्यू पुट कर देते हैं, जैसे H की यहाँ पे 6.6 इंटू 10⁻⁻34, और M की वैल्यू यहाँ पे 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम, K की वैल्यू 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, और इलेक्ट्रॉन की हमारी यहाँ पे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अगर ये सारी वैल्यूज़ यहाँ पे पुट कर देते हैं हम, तो इन वैल्यूज़ को पुट करने के बाद हमारे पास यहाँ पे एक कॉन्स्टेंट टर्म आती है जिसको हमने नाम दिया था 5.29 इंटू 10⁻⁻11, जो सोल्व करने के बाद आई थी। फिर अगर हम यहाँ n फर्स्ट ऑर्बिट के लिए निकाल रहे थे तो यहाँ पे 1 पुट कर दिया था हमने, और ये इसको हमने कैलकुलेट किया था तो 0.529 एंगस्ट्रॉम आई थी हमारी, ठीक है, जब हमने इसको कैलकुलेट किया। ये किसके लिए थी, हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट के लिए थी। अगर हम ऐसे ही अगर हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है उसकी वेलोसिटी निकालें तो यहाँ पे n को क्या करेंगे, 1 पुट करेंगे, 2 पाई कॉन्स्टेंट है, k की वैल्यू 9 इंटू 10⁻9 मतलब 9 गुना 10⁻9, और इलेक्ट्रॉन की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है, मतलब 1.6 गुणा 10⁻⁻19 C कूलम, ठीक है। और फिर जैसे यहाँ पे H प्लैंक कांस्टेंट की पता है हमें 6.6 इंटू 10⁻34 जूल सेकंड। ये सारी वैल्यूज़ पुट करने के बाद अगर हम इसको सोल्व करते हैं तो यहाँ पे सोल्व करने के बाद हमारे पास क्या आती है, जो वेलोसिटी है हमारी इलेक्ट्रॉन की हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिटल में, वो कितनी आएगी, 2.2 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकंड आएगी। और हमें पता है वेलोसिटी का जो यूनिट होती है वो मीटर पर सेकंड होती है, ठीक है। जो अगर हम इसको रफली मैच करके देखें किसके साथ, जो लाइट होती है जब वैक्यूम में विजिट कर रही होती है, वैक्यूम में, ठीक है, नॉट एयर में, वैक्यूम में, ठीक है, तो उस टाइम उसकी जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू आएगी ये क्या है, 1/37 होगी उस वेलोसिटी की। मीन्स अगर देखा जाए तो हम जो हमारी वेलोसिटी है, स्पीड ऑफ लाइट है, अगर एयर की बात करें तो होती है 3.8 इंटू 10⁻⁸ या फिर 3 इंटू 10⁸8 मीटर पर सेकंड होती है। अगर वैक्यूम में कंपेयर करें इसकी वैल्यू को किसके साथ, इस जो ये वैल्यू हमारी आई है इसके साथ, तो हमारी इन दोनों में फ़र्क क्या आया कि जो ये हमारी स्पीड ऑफ लाइट होती है इसका 137 पार्ट होती है हमारी ये वाली जो टर्म है 2.2 इंटू 10⁻6, और यहाँ पे आएगी हमारी स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, ठीक है। तो इसका मतलब हमारी स्पीड ऑफ लाइट तो बहुत ज़्यादा होती है, उसका 1/37 पार्ट हमारे पास क्या आएगा, जो ये वेलोसिटी आएगी किसकी, इलेक्ट्रॉन की फर्स्ट ऑर्बिट में, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन की, ठीक है। अब ऐसे ही हमारे पास क्या है, अगर हम ऑर्बिटल वेलोसिटी देखें आउटर ऑर्बिट्स में, वो स्मॉल होगी हमारी एज कंपैरिजन टू इनर ऑर्बिट। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के जो सबसे नज़दीक हमारे पास ऑर्बिट होता है वो ज़्यादा इसको स्ट्रॉन्गली बाउंडेड करके रखता है। स्ट्रॉन्गली बाउंडेड करेगा तो एनर्जी ज़्यादा, एनर्जी हमारी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी, मूव करने के लिए काइनेटिक एनर्जी चाहिए होती है रोटेट करने के लिए, तो यहाँ पे 1/2 mv²। तो एनर्जी के वेलोसिटी क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर हमारी वेलोसिटी एनर्जी ज़्यादा है तो इसका मतलब यहाँ पे वेलोसिटी ज़्यादा होगी। जैसे ही हम आउटर ऑर्बिट की तरफ जाएंगे तो वहाँ पे हमारी एनर्जी कम हो रही है, एनर्जी कम हो रही है तो हमारी वेलोसिटी भी क्या होगी, डिक्रीज होएगी। तो मीन्स इनर ऑर्बिट्स की वेलोसिटी हमारी ज़्यादा होती है। वेलोसिटी ऑफ इनर ऑर्बिट्स इज़ ऑलवेज ग्रेटर दैन द वेलोसिटी ऑफ आउटर ऑर्बिट्स, ठीक है। ये था हमारा जो वेलोसिटी का कंसेप्ट था, जो हमने डीपली डिस्कस किया, बिल्कुल 1 बाय 1 हर एक पॉइंट को हमने अच्छे से क्लियर किया। तो अब आई होप कि आपको जो हमारे फर्स्ट 3 हमारे पोस्टुलेट हैं उनसे रिलेटेड कोई आपको दिक्कत नहीं होगी, और जो हमने रेडियई का फॉर्मूला निकाला है और जो वेलोसिटी का फॉर्मूला निकाला है उनसे रिलेटेड भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अब हम चलते हैं, जो हमारे पास थर्ड फॉर्मूला है हमारा इसका, वो क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बोर स्टेशनरी। फ्रीक्वेंसी, अब हमें क्या निकालनी है, यहाँ से फ्रीक्वेंसी निकालनी है। अब हमने क्या निकाला, पहले हमने निकाली यहाँ पे रेडियई,
फिर हमने निकाली वेलोसिटी, ये हमारा फर्स्ट पार्ट, ये हमारा सेकंड पार्ट। अब हम करेंगे फ्रीक्वेंसी थर्ड पार्ट। तो अब थर्ड पार्ट को सोल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारी फ्रीक्वेंसी होती क्या है। जो नंबर ऑफ रिवोल्यूशन होते हैं जो कंप्लीट करता है इलेक्ट्रॉन 1 सेकंड में हमारे स्टेशनरी ऑर्बिट्स में, उसको हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। क्या बोला मैंने बोला कि जैसे हमारे पास ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अंदर यहाँ पे ये ऑर्बिट्स हैं, ठीक है, अंदर नहीं, न्यूक्लियस के चारों तरफ ऑर्बिट्स हैं, ऑर्बिट्स में हमारे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट मूव कर रहे हैं। और ये जो हमारे ऑर्बिट्स हैं वो कैसे हैं, स्टेशनरी ऑर्बिट हैं। तो स्टेशनरी ऑर्बिट के अंदर जो हमारा ये इलेक्ट्रॉन है ये रिवॉल्व कर रहा है, और ये जितने चक्कर काटेगा, ठीक है, जितने चक्कर लेगा किसमें, 1 सेकंड के अंदर, उसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस कंप्लीटेड पर सेकंड, ठीक है, पर सेकंड इन स्टेशनरी ऑर्बिट। क्योंकि यहाँ पे स्टेशनरी ऑर्बिट के अंदर ही हम रिवोल्यूशन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे इसलिए हमने इन स्टेशनरी ऑर्बिट लिख दिया। ठीक है, तो ये था हमारा फ्रीक्वेंसी का कंसेप्ट, जो आपको आई होप कि क्लियर हो गया होगा कि फ्रीक्वेंसी हमारी क्या होती है, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन होती है जो हम चक्कर कंप्लीट करते हैं 1 सेकंड में किसी भी चीज़ में, तो वो हमारी फ्रीक्वेंसी हो जाती है। अब हम इलेक्ट्रॉन की बात करें तो ये फ्रीक्वेंसी हमारी किसकी होगी, इलेक्ट्रॉन की होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही रोटेट कर रहा है हमारे न्यूक्लियस के चारों तरफ स्टेशनरी ऑर्बिट्स में। ठीक है, अब हम इसको अगर कैलकुलेट करें तो हमें पता है कि हमारी जो फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी को हम न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ये थोड़ी सी यहाँ से ऐसे टेढ़ी सी की होती है, ठीक है, इसको हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। और जो ऐसे सिंपल वी लिखते हैं हम ऐसे वाला, ठीक है, वो हमारी वेलोसिटी होती है। तो अब हमें पता है कि जो हमारी वेलोसिटी है वो किसके इक्वल है, आर इंटू ओमेगा के। ओमेगा यहाँ पे क्या हमारी एंगुलर वेलोसिटी है। एंगुलर वेलोसिटी मतलब क्या है, यहाँ पे जब हम क्या कर रहे हो, रोटेट कर रहे हो, जब हम सर्कल में मूव कर रहे होते हैं ना, ठीक है, किसी पॉइंट के चारों तरफ मूव कर रहे होते हैं, तब उस वक्त हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स होती है, और साथ में हमारे पास वेलोसिटी की बजाय वहाँ पे क्या होती है, एंगुलर वेलोसिटी होती है, जो हमें हेल्प करती है कि हम क्या करें, सर्कुलर पाथ में मूव कर सकें। तो अब जो हमारी नॉर्मल वेलोसिटी है इसको हम बोलते हैं लीनियर वेलोसिटी। ठीक है, तो लीनियर जो वेलोसिटी है हमारी वो किसके इक्वल होगी, आर वो डिस्टेंस जो हम ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है, और विद रिस्पेक्ट मल्टीप्लाई हम करेंगे क्या, किसके, एंगुलर वेलोसिटी के। तो आर क्रॉस ओमेगा होती है हमारी जो लीनियर वेलोसिटी होती है। अगर हम यहाँ से क्या करें, जो हमारी ओमेगा है इसकी वैल्यू अगर देखें तो ओमेगा हमारी वेलोसिटी है जो इस इक्वल है, एंगुलर वेलोसिटी है जो इक्वल है हमारी, ओमेगा इज इक्वल टू 2 म्यू। ठीक है, तो वो इक्वल किसके इक्वल है, हमारी 2 पाई म्यू के। म्यू क्या है, यहाँ हमारी फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, तो अब हम बात कर रहे थे जो हमारी एंगुलर वेलोसिटी है वो किसके इक्वल है, 2 पाई म्यू के। तो अब एंगुलर वेलोसिटी 2 पाई म्यू के इक्वल कैसे आई, जैसे हम क्या कर रहे हैं, एंगुलर वेलोसिटी हमें पता है जब हम सर्कुलर में मूव कर रहे होते हैं तब हमें जरूर जो जिस वेलोसिटी से हम मूव कर रहे होते हैं उसको हम ओमेगा बोलते हैं। और यहाँ पे 2 पाई म्यू क्यों आया, क्योंकि हम क्या है, 2 पाई क्या है, यहाँ पे जो पूरा चक्कर है हमारा वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 2 पाई को, मीन्स 360 डिग्री को अगर देखा जाए ओवरऑल। ठीक है, तो वो किसके इक्वल होगा, जितना वो टाइम लेगा और जितनी उसने डिस्टेंस ट्रैवल की। ठीक है, क्योंकि हमें क्या पता है, हमें ये पता है कि हमारी जो वेलोसिटी होती है वो इक्वल होती है डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम के। अगर हमें यहाँ से डिस्टेंस यहाँ पे क्या निकालनी है, अगर हमें डिस्टेंस निकालनी है, डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम हमारी वेलोसिटी होती है। तो यहाँ पे अगर डिस्टेंस हमारी कितनी है इसके साथ अगर हम कंपेयर करें तो यहाँ पे हमारी डिस्टेंस हो गई 2 पाई। और हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, क्योंकि हमने यहाँ से मूव करना स्टार्ट किया और पूरा चक्कर लेके आ गए हम, तो हमने कितना एंगल ट्रैवल किया, यहाँ पे 2 पाई एंगल ट्रैवल किया। ठीक है, और जो हमारी यहाँ पे क्या होगी, जो हमारा टाइम है यहाँ पे वो कितना है, 1/t है, मतलब t टाइम में किया हमने, 1 सेकंड में किया। ठीक है, तो जो 1/t होता है वो हमारा किसको रिप्रेजेंट करता है, फ्रीक्वेंसी को। अब यही तो डिफाइन किया हमने, नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस कंप्लीटेड पर सेकंड। तो 1 सेकंड में जितने चक्कर कंप्लीट होंगे वही फ्रीक्वेंसी है हमारी। ठीक है, तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी हमारी किसके इक्वल होगी, पर सेकंड के, मीन्स पर टाइम के। तो अब पर टाइम के है तो ये यहाँ पे हम अगर पर टाइम में यहाँ पे वी पुट कर, अगर टी की वैल्यू कैलकुलेट करें यहाँ से तो टी इज इक्वल टू 1 म्यू हो सकती है। तो यहाँ पे अगर टी की वैल्यू पुट करेंगे तो म्यू ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो यहाँ पे आएगा 2 पाई म्यू। ये तो हम लीनियर वेलोसिटी के केस में ले रहे हैं जो ये फॉर्मूला है।
ठीक है। लेकिन हम बात किसकी कर रहे हैं यहाँ पे, एंगुलर वेलोसिटी की, वो भी तो किसके बराबर होएगी, डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। अब यहाँ डिस्टेंस कौन सी ट्रैवल कर रहे हैं, एंगल के अकॉर्डिंग, तो यहाँ थीटा बाय टाइम लिख सकते हैं हम, ठीक है। जितना एंगल ट्रैवल करें और उसके बाय में टाइम आ जाता है, उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं 2 पाई म्यू के। तो इसलिए हमने जो यहाँ से एंगुलर फ्रीक्वेंसी है एंगुलर वेलोसिटी है उसको इक्वल पुट किया हमने 2 पाई म्यू से, ठीक है। अब ये हमारा जो 2 पाई म्यू आया है, इसको अगर हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, v की वैल्यू हमारी क्या है, r इंटू ओमेगा, यहाँ ओमेगा की वैल्यू की जगह हमने पुट कर दिया यहाँ पे 2 पाई न्यू, ठीक है। ये न्यू है हमारा, ठीक है। वेलोसिटी की रिप्रेजेंटेशन हम सिंपल v से कर देंगे यहाँ पे, और इसकी ये, ताकि डिफ्रेंसिएशन रहे दोनों में, ठीक है। तो अब हमने यहाँ से क्या किया, जो हमने पीछे v की वैल्यू निकाली थी वो v की वैल्यू हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, क्योंकि हमें फ्रीक्वेंसी निकालनी है ना, तो फ्रीक्वेंसी को इधर रखेंगे, बाकी सारी टर्म इसके डिवाइड में चली जाएगी। r इंटू ये r भी डिवाइड में चला गया और 2 पाई भी डिवाइड में चला गया। अब यहाँ पे क्या रह गया, हमारे पास फ्रीक्वेंसी रह गई अकेली, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमने वेलोसिटी की वैल्यू निकाली थी वो हम यहाँ पे पुट कर देंगे। अब वेलोसिटी की वैल्यू क्या थी हमारी, ये थी 2 पाई के ई स्क्वेयर बाय एन एच। अब यहाँ पे हमारे पास जेड भी था, क्योंकि जेड तो हमने यहाँ पे किसके लिए पुट कर लिया था, हमने तो हाइड्रोजन के लिए 1 रख दिया था, लेकिन यहाँ पे जेड भी हमारा होता है, तो हम यहाँ जेड भी साथ में रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये वैल्यूज़ पुट कर देंगे यहाँ पे। तो क्या आएगी हमारी यहाँ वैल्यू, अगर हम फ्रीक्वेंसी की वैल्यू देखें तो यहाँ पे आएगी, v की वैल्यू हमने पुट कर दी 2 पाई के जेड ई स्क्वेयर बाय एन एच, और डिवाइड में था r इंटू 2 पाई, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 2 पाई से 2 पाई यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे क्या बचा, सिर्फ के जेड ई स्क्वेयर एन एच आर, ठीक है। तो ये हमारा क्या आया, फॉर्मूला आया किसका, फ्रीक्वेंसी का। यहाँ से हम फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। अगर हमें चेक करना है कि फर्स्ट ऑर्बिट की जो फ्रीक्वेंसी है हमारी हाइड्रोजन एटम में, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन की फ्रीक्वेंसी अगर निकालनी है तो मीन्स वो 1 सेकंड में कितने चक्कर लेके आता है, तो हम यहाँ कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, यहाँ पे क्या करेंगे, हम वैल्यूज़ पुट कर देंगे, ये भी कॉन्स्टेंट, ये भी कॉन्स्टेंट, ये भी कॉन्स्टेंट, ये भी और ये भी और ये भी, ठीक है। ये कॉन्स्टेंट नहीं है, लेकिन इसकी वैल्यू हमने पीछे निकाल ली है हमारे पास हाइड्रोजन के लिए। तो अगर हम यहाँ बात करते हैं हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन के केस में जेड की वैल्यू 1 आ जाएगी, एन की वैल्यू भी 1 आएगी। अगर हम फर्स्ट ऑर्बिट की बात करते हैं, के की वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹ आ जाएगी न्यूटन मीटर स्क्वेयर पर कूलम स्क्वेयर, और एच प्लैंक कॉन्स्टेंट 6.6 इंटू 10⁻, क्या आएगा हमारा यहाँ पे -34 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, ठीक है। ये वैल्यूज़ हम यहाँ पे पुट कर देंगे, और इलेक्ट्रॉन की वैल्यू पुट कर देंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और आर की वैल्यू हमने कैलकुलेट की थी, जैसे हमारी क्या थी 0.529 एंगस्ट्रॉम, वो हमने यहाँ पे यूटिलाइज़ कर ली। तो ये सारी वैल्यूज़ हम जब यहाँ पे पुट करेंगे, तो इनको वैल्यूज़ को पुट करने के बाद अगर हम इस पूरी इक्वेशन को सोल्व करें तो हमारी फ्रीक्वेंसी आएगी 6.57 इंटू 10⁻15, ठीक है, रिवोल्यूशन पर सेकंड हमारे इतने सारे रिवोल्यूशन आएंगे। आप इसलिए हम इसको RPS भी लिख देते हैं स्मॉल में, ठीक है। तो ये हमारी क्या थी, फ्रीक्वेंसी थी जो हमने कैलकुलेट कर ली हमारे इलेक्ट्रॉन की, कि हमारा इलेक्ट्रॉन 1 सेकंड में कितने चक्कर काटेगा, तो वो 1 सेकंड के अंदर इतने सारे चक्कर कंप्लीट कर लेता है, ठीक है। तो अब उसके बाद है हमारे पास टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बोर स्टेशनरी ऑर्बिट, ठीक है। तो अब हमारा 4th पार्ट स्टार्ट हो गया हमारे 3rd पोस्टुलेट का। तो 3rd पोस्टुलेट के 4th पार्ट में हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमें टोटल एनर्जी निकालनी है इलेक्ट्रॉन की। तो उसके लिए अब हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, जो हमने 2 फोर्स स्टडी की थी, सेंट्रीपिटल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब वहाँ पे चलते हैं हम दोबारा। तो जो फर्स्ट पोस्टुलेट के अकॉर्डिंग जो हमारी सेंट्रीपिटल फोर्स थी mv²/r थी, और जो सेंट्रीपिटल फोर्स थी kZe²/r², ठीक है। जब हम इसको यहाँ से क्या करें, हमें क्या चाहिए, हमें एनर्जी निकालनी, तो यहाँ पे क्या चाहिए, ½ mv² चाहिए। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 1/2 से मल्टीप्लाई, 1/2 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे 1/2 से मल्टीप्लाई करवा दिया, और इधर भी 1/2 से मल्टीप्लाई करवा दिया। तो हमारे पास क्या आएगी यहाँ से 1/2 mv², ये तो हमने इधर ही रख लिया, और जो ये r थी इसको उधर मल्टीप्लाई में भेज दिया, तो आएगा 1/2 kZe²/r², और इनटू में r, ये r इधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगी, तो ये r इससे कैंसिल। तो हमारे पास जो हमारी ½ mv² है वो किसके इक्वल आ गई,
हाफ के जेड ई स्क्वेयर बाय आर के। ठीक है, तो अब हमें यहाँ से क्या करना, क्या, ये तो हमारी काइनेटिक एनर्जी आई है ना, टोटल एनर्जी तो हमारी पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी बनेगी, तो अब हमें पोटेंशियल एनर्जी निकालनी पड़ेगी। तो अब हमें पहले पोटेंशियल निकालना पड़ेगा यहाँ पे, और फिर उसके बाद हम उसको चार्ज से मल्टीप्लाई करवाएंगे, और फिर हमारी क्या आएगी, यहाँ से पोटेंशियल एनर्जी आएगी। ये हमारी बात किसकी चल रही थी, काइनेटिक एनर्जी के लिए चल रही थी, इसलिए हमने यहाँ से पे 1/2 से मल्टीप्लाई करवाया था। तो अगर हम काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी के लिए पोटेंशियल चाहिए, और जो हमारी पोटेंशियल होती है वो किसके इक्वल होती है, अगर हम पोटेंशियल निकाल लें, ठीक है, तो पोटेंशियल किसके इक्वल आएगी हमारी, हमने की थी के, जो चार्ज होता है किसी एक पॉइंट का और उनके बीच के डिस्टेंस। ठीक है, ऐसे ये फॉर्मूला था हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी का, यू से रिप्रेजेंट करते हैं वैसे हम पोटेंशियल एनर्जी को, और के हमारा कांस्टेंट है यहाँ पे, क्यू हमारा चार्ज है जिसके लिए हम पोटेंशियल एनर्जी निकाल रहे हैं, और आर उन दो चार्जेस के बीच की डिस्टेंस। जैसे हमने मान लिया यहाँ पे एक चार्ज ये है Q1 और एक चार्ज ये है Q2, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो है R। अगर यहाँ पे पोटेंशियल कैलकुलेट करें कि इनके बीच में पोटेंशियल कितनी होगी, तो वो कैसे पता लगेगी हमें, जो हमारी पोटेंशियल है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी चार्ज Q1 के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी हमारी जो यहाँ पे डिस्टेंस है R के। ठीक है, तो इन दोनों को यूटिलाइज करके हमारे पास जो पोटेंशियल का फॉर्मूला आता है वो ये आता है। अब हम क्या करेंगे, इस पोटेंशियल के फॉर्मूले को यूटिलाइज करके हमारी पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं। देखिए कैसे निकालेंगे, तो जो हमारा पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है वो ये आता है K/Q1/R। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारा चार्ज है, हमारा चार्ज जो मैसिव चार्ज होता है उसको लेते हैं हम, जो बड़ा चार्ज होता है, ठीक है, उसको कंसीडर करते हैं, क्योंकि दूसरा जो चार्ज होता है वो नेगलेक्ट कर दिया जाता है, क्योंकि वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है जो हमारे फर्स्ट वाला बड़े वाले चार्ज है उसके कंपैरिजन में। तो वैसे तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज हमारा ZE है, और जो हमारी इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर जो हमारा चार्ज है वो E है। तो अब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हमारे पास जो रेडियस है हमारी वो R है। ठीक है, जो डिस्टेंस है वो हमने R से यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया, क्योंकि और वो रेडियस भी होएगी, क्योंकि हमारा न्यूक्लियस तो सेंटर पे है और जहाँ पे रोटेट कर रहा होगा वहाँ से वहाँ तक की डिस्टेंस हमारी रेडियस ही होएगी। ठीक है, तो अब अगर हम यहाँ से हमारी पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू निकालें तो वो किसके इक्वल आएगी, K तो कांस्टेंट है, Q1 हमारा यहाँ पे क्या है, जो मैंने क्या बताया, Q1 हमारा वो चार्ज होता है जो हमारा बड़ा चार्ज होता है, मीन्स जिसकी वैल्यू ज़्यादा होती है, मीन्स दूसरे को हम उसके कंपैरिजन में नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या रख दिया, ZE/R, जो यहाँ डिस्टेंस थी वो तो R ही थी, तो हमने R ही रख लिया इसको अभी। अब उसके बाद जो है हमारे पास ये हमारी क्या आ गई, पोटेंशियल आई है, अभी हमारी क्या आई है, पोटेंशियल आई है ये हमारी। ठीक है, V से रिप्रेजेंट करते हैं हम पोटेंशियल को, तो ये हमारी पोटेंशियल आई है। अब पोटेंशियल तो हमारी आ गई, अब हमें चाहिए पोटेंशियल एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी हमारी किसके इक्वल होएगी, जो पोटेंशियल होती है जो हम कैलकुलेट करते हैं और उसके मल्टीप्लाई में वो चार्ज रख देते हैं जिस चार्ज के लिए हम निकाल रहे हैं। तो निकाल किसके लिए रहे हैं हम, यहाँ पे Q2 के लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का चार्ज आ जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे क्या बनेगी, जो पोटेंशियल एनर्जी KZE/R इंटू में E। तो अब हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ से आई है वो आई KZE²/R, और जो हमारी काइनेटिक एनर्जी आई थी हाफ mv², वो किसके इक्वल आई थी, KZE²/2R। ठीक है, तो वो इसके इक्वल आई थी। अब हमारी जो टोटल एनर्जी होगी वो इन दोनों का सम होगी, तो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो अब यहाँ पे हम वैल्यूज़ पुट कर देंगे, तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू KZE²/2R है, और प्लस में हमने कर दिया KZE²/R। जब इन दोनों को ऐड करेंगे, और जो यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है वो नेगेटिव होता है ना, ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज है जो हमारा वो नेगेटिव है, यहाँ पे इसका पॉजिटिव था, इसका नेगेटिव था, तो यहाँ पे हमारा माइनस साइन भी रिप्रेजेंट होगा। तो यहाँ पे अगर हम माइनस साइन पुट लेके चलेंगे तो हमारे पास क्या आएगी वैल्यू, यहाँ पे KZE²/2R माइनस KZE²/R। तो अब क्या करें, इसमें से जो कॉमन आती है टर्म्स वो कॉमन ले लें, तो KZE² कॉमन ले सकते हैं, तो हमने ले लिया KZE²/R, और यहाँ पे क्या बच गया 1/2 माइनस 1। और जब यहाँ से एलसीएम लेंगे तो एलसीएम के बाद यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास KZE²/R, और यहाँ 1 माइनस 2 बाय में 2, और इसमें से -1 बचेगा, तो यहाँ पे बचेगा हमारे पास KZE²/R और माइनस का 1/2। ठीक है, 1/2। तो ये हमारी क्या आई, एनर्जी आई किसके लिए,
जो हम इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी निकालते हैं ऑर्बिट में। अभी क्या हमने यहाँ पे वैल्यूज़ पुट नहीं की। अगर हम यहाँ पे हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, जैसे हाइड्रोजन का एटम मॉडल पढ़ रहे हैं ना हम यहाँ पे, जो बोर ने दिया था, तो अब यहाँ पे हम इसमें भी वैल्यूज़ पुट कर सकते हैं हमारी। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करने के लिए यहाँ पे हमें आर की वैल्यू भी पुट करनी पड़ेगी। तो ये हमारी एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रही है ना। तो पहले हम आर की वैल्यू देख लेते हैं। आर की वैल्यू क्या आई थी हमारी, एन स्क्वेयर एच स्क्वेयर 4π² एम के जेड ई स्क्वेयर, ये आई थी। अब हम क्या करेंगे, ये वैल्यू उठा के इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो हमारी जो टोटल एनर्जी होगी वो कितनी आएगी, ये आर इसके डिवाइड में है ना, तो ये टर्म जब यहाँ पे रखेंगे तो एन स्क्वेयर एच स्क्वेयर तो डिवाइड में ही रहेगा, लेकिन जो ये वाली टर्म है नीचे वाली, ये ऊपर चली जाएगी मल्टीप्लाई में। तो हमारे पास आएगा -2π² एम के स्क्वेयर जेड स्क्वेयर ई स्क्वेयर बाय एन एच स्क्वेयर। ठीक है, एन स्क्वेयर एच स्क्वेयर। कैसे हुआ ये, जैसे हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके देख ही लेते हैं हम। -1/2 के जेड ई स्क्वेयर बाय में एन स्क्वेयर एच स्क्वेयर बाय 4π² एम के जेड ई स्क्वेयर। अब जो ये टर्म है ये ऊपर जाएगी तो हमने ऊपर भेज दी। ठीक है, तो यहाँ पे -1/2 के जेड ई स्क्वेयर ऊपर चली गई 4π² एम के जेड ई स्क्वेयर डिवाइड में एन स्क्वेयर एच स्क्वेयर। अब यहाँ पे ये जो के था, के भी 2 बार हो गया, जेड भी 2 बार है, और ई की पावर तो हमारे पास कितनी आ गई, 4 आ गई यहाँ से। तो यहाँ ई की पावर क्या आएगी, 4 आएगी। तो यहाँ पे के स्क्वेयर जेड स्क्वेयर, ई भी 2 बार हो गया ना, इस स्क्वेयर का भी स्क्वेयर हो गया, तो ये तो डबल हो गई दोनों जो टर्म है ये तो। और यहाँ पे 2 के साथ ये 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे 2 बच गया हमारे पास। 2π² एम के जेड ई स्क्वेयर का होल स्क्वेयर, और माइनस में टर्म और बाय में एन स्क्वेयर एच स्क्वेयर। ठीक है, तो ये अब हमारे पास ये वाली टर्म आ गई यहाँ से। ठीक है, क्या किया हमने यहाँ पे, जो -1/2 था और ये जो टर्म थी, हमने ये तो ऐसे कैसे रख दी, आर के अंदर ये वैल्यू पुट कर दी। ये वैल्यू यहाँ पे पुट करने के बाद यहाँ पे जो नीचे वाली टर्म है ये हमारी ऊपर चली जाएगी, तो हमने ये ऊपर रख दी। ऊपर रखने के बाद यहाँ से क्या, 2 से 2 जा 4, 2 कैंसिल हो गया यहाँ पे। और जो के जेड ई स्क्वेयर है और यहाँ पे के जेड ई स्क्वेयर है, ये सेम चीज़ है, 2 बार होगी तो इसका स्क्वेयर हो जाएगा। के स्क्वेयर जेड का भी स्क्वेयर, ई स्क्वेयर का स्क्वेयर, तो ई की पावर 4, और नीचे एन स्क्वेयर एच स्क्वेयर ऐसे ही बच गया हमारा। यहाँ से π² एम बच गया, और यहाँ पे बच गया हमारा एक 2 और माइनस साइन था। ठीक है, तो हमारी टोटल एनर्जी किसके इक्वल आई, ये आ गई। अब अगर हम यहाँ पे वैल्यूज़ पुट कर दें तो हम यहाँ से टोटल एनर्जी निकाल सकते हैं हमारे, और इसकी क्या नाम है, इलेक्ट्रॉन्स की फर्स्ट ऑर्बिट में। तो अब यहाँ पे अगर हम वैल्यूज़ पुट कर देते हैं तो यहाँ पे जो हमारी एनर्जी आती है वो क्या आएगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आती है हमारी जेड स्क्वेयर के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल आती है एन स्क्वेयर के। क्योंकि इस जो हमारी ये टर्म्स आई हैं, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, ये सारी चीज़ें कांस्टेंट हैं। सिर्फ जो वेरी कर रही है वो एन स्क्वेयर वेरी करेगा और एक जेड स्क्वेयर वेरी करेगा, तो इन दोनों के प्रोपोर्शनल होगी। ठीक है, इस जेड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी और एन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। लेकिन जो हमारी रेडियस थी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई थी हमारी एन स्क्वेयर के। तो अब हम यहाँ पे जब वैल्यू इसमें सारी वैल्यूज़ पुट कर देते हैं तो हमारे पास जो टर्म आती है सोल्व करके, इस टर्म को छोड़ के जेड स्क्वेयर एन स्क्वेयर को, ठीक है, तो बाकी सारी टर्म को सोल्व करने के बाद हमारे पास यहाँ वैल्यू आती है -21.76 × 10⁻⁻19 जूल। जूल क्यों, जूल क्योंकि हमारी SI यूनिट है हमारी एनर्जी की। तो ये आ गई। अब हम क्या करेंगे, अगर हमें हाइड्रोजन के लिए निकालना है तो यहाँ जेड की वैल्यू 1 आ जाएगी, और अगर हम कार्बन के लिए निकाल रहे हैं तो 6 आ जाएगी, नाइट्रोजन के लिए निकाल रहे हैं तो यहाँ पे 7 आ जाएगा। ठीक है, और अगर हम यहाँ पे ऑर्बिट्स फर्स्ट की बात कर रहे हैं तो 1 पुट कर देंगे, 2 सेकेंड की बात कर रहे हैं तो 2 पुट कर देंगे। तो अब इसको सोल्व करने के बाद अगर हम यहाँ पे इसको जेड के लिए सोल्व करते हैं, अगर हम यहाँ पे देखें तो इसको अगर हाइड्रोजन के लिए सोल्व कर लें, हम इसको हाइड्रोजन को के लिए सोल्व करने के लिए यहाँ पे हमारी वैल्यू क्या आई, ये आ गई E = -13.6 डिवाइड बाय n स्क्वेयर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्योंकि अब यहाँ जेड की वैल्यू तो हमने 1 रख दी ना, तो 1 का स्क्वेयर 1 ही आएगा, तो ये आ जाएगी हमारी। इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी लिख सकते हैं इसको और जूल भी लिख सकते हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्यों आया हमारे यहाँ पे, क्योंकि हमने क्या किया, जो हमारी यहाँ पे टर्म थी, ये जो इस टर्म को सोल्व कर लिया हमने। कैसे सोल्व किया ये देखो आप, यहाँ पे हमने क्या किया, पहले ये थी हमारे पास इक्वेशन। अगर हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इसको कन्वर्ट करना है तो हम इसको डिवाइड कर देंगे एक टर्म से। कौन सी टर्म, इलेक्ट्रॉन।
ठीक है, क्योंकि हमें इलेक्ट्रॉन लेकर आना है ना यहाँ पे। तो अभी हमारे पास क्या, तो अब हमारी जो ये वैल्यू आई है, ये आई है E इज इक्वल टू -13.6 n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैसे कन्वर्ट हुई इससे, तो वो देखते हैं हम यहाँ पे। जैसे यहाँ पे हमारी E की वैल्यू क्या थी, Z² n² -21.76 इंटू 10⁻⁻19। अब ये जूल में थी, हमने क्या किया, इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई करवा दिया, इलेक्ट्रॉन से डिवाइड करवा दिया, और यहाँ पे ये पहले क्या थी, जूल में थी, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, जो ये इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन की अगर हम वैल्यू पुट करें, क्या वैल्यू होती है इसकी, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अगर हम इसकी वैल्यू पुट करके और इसको सोल्व कर लेते हैं, तो यहाँ से सोल्व करने के बाद 19 से 19 कैंसिल हो जाएगा, नीचे नीचे वाला सोल्व कर रहे हैं, ऊपर वाला नहीं सोल्व कर रहे, ठीक है। और इसको जब इसके साथ पूरा डिवाइड करवाएंगे, तो डिवाइड करवाने के बाद हमारे पास क्या आएगा, 13.6 आएगा, ठीक है। आप चाहो तो कैलकुलेट करके देख सकते हो। तो यहाँ से Z²/n², और इसको सोल्व करने के बाद ये नेगेटिव साइन तो हमने बाहर रख लिया, 19 से 19 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे इसको सोल्व करने के बाद 13.6 आ जाएगा, और ये था हमारा इलेक्ट्रॉन आ गया यहाँ पे, और ये आ गया यहाँ पे वोल्ट में कन्वर्ट होगी अब ये, ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ये जूल में नहीं रही, ये किस में आ गई, अब वोल्ट में आ गई, ठीक है। तो ये ऐसे करके हम इसको चेंज कर सकते हैं। अगर हमें जूल से हमारी जो यूनिट है कन्वर्ट करनी है किसमें, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो हम इलेक्ट्रॉन को से इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा देते हैं, और फिर हमारी टर्म्स किसके इक्वल आती है, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर हमें वापस कन्वर्ट करना हो इसको किसमें, जूल में, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन से इसको इलेक्ट्रॉन का चार्ज इसमें से निकाल के इसको इससे माइनस कर देंगे, और माइनस करने के बाद ये हमारा डिवाइड कर देंगे, और ये हमारा दोबारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, जूल में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन स्टेशनरी ऑर्बिट, और ये हमारी नेगेटिव होती है, और जो नेगेटिव साइन होता है वो हमें किस चीज़ को रिप्रेजेंट करवाता है, कि जो हमारा न्यूक्लियस के बिल्कुल स्ट्रॉन्ग नज़दीक जो इलेक्ट्रॉन है हमारा, वो बिल्कुल स्ट्रॉन्गली बाउंडेड है, और वो फ्री नहीं है लीव करने के लिए, इज़ नॉट फ्री टू लीव इट, ठीक है, वो उसको आसानी से लीव नहीं करेगा। तो इसलिए हमारी यहाँ जो ये नेगेटिव साइन आ रहा है, ये उसकी बाउंडिंग मीन्स बॉन्डिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है, न्यूक्लियस के साथ उसकी बॉन्डिंग। और जैसे जैसे हम डिस्टेंस बढ़ाते जाते हैं और हम न्यूक्लियस से दूर जाते रहते हैं, मतलब आउटर मोस्ट जो ऑर्बिट्स हैं उनके अंदर, तो अब तब जो ये साइन है ये हमारा पॉजिटिव होता रहता है। तो मीन्स वहाँ पे क्या होगा, जो उनकी बॉन्डिंग है न्यूक्लियस के साथ वो डिक्रीज होती रहती है। तो ये था हमारा आज का डिस्कशन जो हमने डिस्कस किया। अब आज हमने डिस्कस क्या किया, यहाँ पे हमने जो थर्ड पोस्टुलेट था वो डिस्कस किया। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे रेडियई ऑफ बोर स्टेशनरी ऑर्बिट, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन और टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बोर स्टेशनरी ऑर्बिट ये डिस्कस किए। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे ओरिजिन ऑफ जो स्पेक्ट्रल लाइंस है, जो हमारे थर्ड और हमारा पोस्टुलेट है बोर पोस्टुलेट, उसी का एक पार्ट रहता है अभी, ठीक है, वो डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, और बने रहिए स्टडी लवर मीना के साथ। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन पर भी क्लिक करना बिल्कुल मत भूलें। आपको मेरे चैनल पर ऐसे ही ईजी फॉर्म में एक्सप्लेनेशन मिलती रहेगी हर टॉपिक की, फिजिक्स से रिलेटेड, मैथ्स से रिलेटेड, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ऑल द बेस्ट।